नमस्कार। धीरेन्द्र पुनीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब फुल स्केल वॉर में बदलता जा रहा है। शुरुआत इजराइल ने जब की, उस वक्त अपने 100 विमानों से ईरान के अलग अलग हिस्से पर एक बड़ा हमला किया। नतांज, एस्पान और कई सारे ऐसे परमाणु लैब पर अटैक किया गया। 6 उनके वैज्ञानिक मारे गए, परमाणु वैज्ञानिक। इसके साथ साथ उन्होंने जो उनकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप है उसका खात्मा किया। उसके तुरंत बाद, चूंकि इस ऑपरेशन का नाम लॉयन, ऑपरेशन लॉयन राइजिंग दिया, उसके तुरंत बाद ईरान ने भी प्रॉमिस थर्ड के नाम से ऑपरेशन एक लॉन्च किया और ईरान की मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच गई। यहां तक कि एक विदेशी देश के राजनयिक जो दूतावास था उसके एक आदमी की भी मौत हुई है। अब ये मिसाइलें रक्षा मंत्रालय तक पहुंची। यानी ईरान से इजराइल तक के बीच की दूरी और तेल अवीव की दूरी अगर हम लोग तेहरान से देखते हैं तो 2000 किलोमीटर के करीब बैठती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान की वहाँ तक पहुँची, ये काफ़ी मिसाइलें हैं जो 150 तक अलग अलग चीज़ों में अलग अलग दावे आ रहे हैं। लेकिन इन मिसाइलों में से कुछ मिसाइल पहुंचने में कामयाब हुई। यानी उन्होंने इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको बहुत ताकतवर माना जा रहा था, उसको बेधने में कुछ सफलता हासिल की। और ईरान का जो ये वार पलट वॉर था, इसने कई देशों को चौंकाया। इसके साथ साथ अगर हम इस हमले के बाद इसराइल की प्रतिक्रिया देखते हैं तो उनके रक्षा मंत्री ने कहा कि तेहरान को जला देंगे अगर और कोई भी मिसाइल वहां तक पहुंचती है, खासतौर से तेल अवीव तक। इसके बदले में ईरान ने दावा किया कि उन्होंने तीसरा F-35 गिरा दिया। F-35 दुनिया का सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक वॉर प्लेन माना जाता है, जिसकी अमेरिका ने अभी हिंदुस्तान को भी देने की एक इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अभी उस पर चर्चा हो रही है। F-35 इसराइल की सेना भी इस्तेमाल करती है। तो जब वार की वहाँ स्थिति ये है, उस पर हम लोग अपडेट बात करेंगे। उससे पहले लेकिन मिडिल ईस्ट में जो ये वॉर है, जिसकी आग वहाँ महसूस की जा रही है, अब उसकी राजनीतिक आग हिंदुस्तान तक पहुँच रही है। जो कांग्रेस की महासचिव हैं प्रियंका गांधी, जिनको आपको याद होगा वो संसद में गाजा के और इजराइल के समर्थन का एक बैग लेकर पहुंच गई थी, तब भी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन आज उन्होंने फिर से उसी स्टाइल में एक गाजा के समर्थन में पोस्ट की, सोशल पोस्ट की है। उसमें उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने तब स्टैंड लेने से इनकार कर दिया जब गाजा में 60,000 लोग मारे जा चुके हैं और गाजा की पूरी आबादी को बंद करके रखा गया है और उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया है। प्रियंका गांधी ने लिखा, ये शर्मनाक है कि हमारी सरकार न सिर्फ गाजा के मुद्दे पर चुप है, बल्कि इसराइल सरकार के ईरान पर हमले की खुशी मना रही है, जबकि ईरान के पूरे नेतृत्व को मार दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक सवाल भी किया कि देश संविधान के सिद्धांतों और आज़ादी के मूल्यों को कैसे छोड़ सकता है। आज दुनिया में भेदभाव बढ़ रहा है, हमें मानवता के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और सच्चाई और अहिंसा के साथ पूरी निडरता के साथ खड़ा होना चाहिए। दरअसल अगर आप इस ट्वीट को देखते हैं तो आपके जहन में ये सवाल भी उड़ रहा होगा कि भारत ने क्या छोड़ दिया, ये सवाल कहाँ से आ गया प्रियंका गांधी को। दरअसल जो यूएन महासभा में एक युद्ध विराम का प्रस्ताव गाजा पर आया था, भारत सहित 19 देशों ने उसमें एब्स्टेन रहे, यानी उस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और जो उसमें कई सारे देश थे, लेकिन भारत मुझे लगता है एशिया में से पहला देश था। अल्बानिया है, कैमरून है, इक्वाडोर है, इथोपिया, यानी 19 देश हैं, इटली भी उनमें शामिल है, जिन्होंने इसमें प्रस्ताव के हक में ना हक में ना विरोध में वोट किया। अब सवाल यह है कि आखिर भारत ने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सवाल है बहुत लंबे समय से 1947 से आज का विश्लेषण। दरअसल जो कांग्रेस सरकार अचानक क्यों ये करने लगती है, या उसको गाजा अचानक उस वक्त याद क्यों आ रहा है जब, और भारत सरकार की जो निरंतरता है इस नीति को लेकर, वो अगर भारत के हक में होती है तो उस वक्त मानवता या जो नैतिकता है वो बात, और अहिंसा, ऐसे समय में मुझे लगता है कि इन शब्दों का चयन जो किया गया है वो ऐसा क्यों किया गया है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये गुस्सा क्यों है। क्योंकि भारत ने गाजा के पक्ष में जो एक प्रस्ताव हो रहा था उसको जब उसमें मतदान नहीं लिया है तो उस पर
कारण बताया सीधे तौर पर। जो भारत के एम्बेसडर हैं उन्होंने, पी हरीश वहां जो स्थायी प्रतिनिधि इस समय हैं, उन्होंने कहा भारत गंभीर मानवीय स्थिति से चिंतित है जो इस वक्त युद्ध की है और नागरिकों की जान की रक्षा को प्राथमिकता देता है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक तरफा आरोप प्रत्यारोप से समाधान नहीं निकलता है और विवादों का समाधान केवल जो टॉक ड्रिवन होना चाहिए उसी से समाधान निकलता है। भारत ने यह भी जोड़ा कि जो इस तरह के 2022 और 2024 की तरह ये एक उसी की नीति की निरंतरता है। भारत लगातार ये मांग करता है। अब भारत ने क्यों नहीं लिया उस पर मैं बताता हूं। भारत ने प्रस्तावित में जो प्रस्ताव था उसमें आतंकी समूहों की निंदा भारत चाहता है कि उस तरह के प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए। चूंकि गाजा की स्थिति को अगर हम देखते हैं ये तब पैदा होती है जब हमास जैसा आतंकी संगठन बहुत ही बेरहम हमला इजराइल पर करता है और वहां के जो आम निरीह नागरिक थे उनके साथ जिस बर्बरता के साथ व्यवहार करता है, यानी ओवन में बच्चों को भून देने जैसी घटनाएं जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर, उस घटना से जोड़ता है। लेकिन भारत ने प्रपोजल की इसकी भाषा और फ्रेमिंग पर आपत्ति जताई और कहा कि इसमें टेररिज्म की निंदा शामिल नहीं थी। यानी भारत ने अपनी स्थिति को साफ कहा। उन्होंने इसीलिए वोट में हिस्सा नहीं लिया। कुल वोट पड़े थे 149 वोट पड़े, जिसमें 12 विरोध में थे और 19 समर्थन में 149 थे, 12 विरोध में थे और 19 अनुपस्थित थे। भारत सहित 19 देश अनुपस्थित थे और सीधे तौर पर भारत ने कहा कि वो क्यों है। हालांकि पाकिस्तान और चीन की तुलना करने में भारत एक अलग समूह में था। तो सवाल ये है कि क्या भारत ने अपनी नीति बदल दी है। जब हम इस पर बात करते हैं, क्या भारत की नीति इससे पहले कैसी रही है, इस पर कितनी बार भारत ने इसके प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, कितनी बार नहीं किया, इस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं शुरुआत इसलिए कर देता हूं कि पहले हम लोगों को इस पूरे मसले को वहां से देखना होगा 1947 से, कि कब से जो है ये शुरू हुआ और कब इसके बारे में। तो सबसे पहला अगर हमारे उसमें देखते हैं तो सबसे पहला था जो महात्मा गांधी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि पैलेस्टाइन बिलोंग्स टू अरब, यानी पैलेस्टाइन अरब लोगों के लिए है क्योंकि वो अरब की ज़मीन है। द सेम सेंस द इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लैंड एंड फ्रांस टू द फ्रेंच। ये बात लेकिन उन्होंने 1947 के बंटवारे पर नहीं कही थी इस देश में। इसके अलावा उन्होंने वहाँ ज़रूर कहा, इसके अलावा एक और बातचीत उन्होंने कही थी कि जायोनिज्म मतलब यहूदियों को कहा जाता है, इजराइलीज को कहा जाता है। जायोनिज्म मीनिंग रीऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन हैज़ नो अपील टू मी। तो लिहाजा महात्मा गांधी उस सरकार की सबसे बड़ी लाइट थे, वो थे। तो 1947-48 में अगर हम इतिहास की तरफ झांकना शुरू करते हैं तो 1947-48 में जो पहला प्रस्ताव आया था वो जो उसका विरोध भारत सरकार ने किया था। अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि ये पहला जो प्रस्ताव था जिसका विरोध किया गया था तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं। ये दरअसल इसलिए था कि वो टू लैंड पॉलिसी थी, यानी उसको जो दो हिस्सों में यानी इजराइल के होने की वो पॉलिसी थी, लिहाजा उसका विरोध भारत सरकार ने किया था। लेकिन ये एक डाटा है, अगर हम लोग देखें तो भारत ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पे 54 प्रस्तावों में पक्ष में वोट किया है। यानी आज तक अगर हम एक मोटा मोटी हम लोग बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट 54 प्रस्तावों पे उन्होंने समर्थन में वोट किया है। और ये हाल के उदाहरण देते हैं, दिसंबर 2024 भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसका शीर्षक था फिलिस्तीन के प्रश्न का शांतिपूर्ण समाधान। इसमें इजराइल के 1967 के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से पीछे हटने के लिए कहा गया। ये 1967 में जब फिलिस्तीन पर तमाम देशों ने मिलकर अटैक किया था, अरब देशों ने, और उसमें बहुत बुरी तरह से वो 6 देश हारे थे जिनकी सेना ने एक साथ इकट्ठे होकर इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने का अभियान छेड़ा था। इसके बाद दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में भारत ने 2 बार गाजा में तत्काल और स्थायी संघर्ष विराम के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया है। मई 2024 में पूर्ण सदस्यता जो फिलिस्तीन को दी जानी है संयुक्त राष्ट्र की, उसके पक्ष में भी प्रस्ताव में साइन किए, मतलब मतदान किया। यूएनएचआरसी में भारत ने फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए भी उसके हक में प्रस्ताव पेश किया, अगर समर्थन में वोट किया। अगर हम वॉकआउट की बात करते हैं, चूंकि ये ज़रूरी है, अगर हम प्रियंका गांधी के बयानों को समझने की कोशिश करें तो पहले ये स्थिति साफ होनी चाहिए कि क्या सरकार वाकई ऐसा कर रही है, क्या भारत वाकई अपनी जो
एक नीति है उससे हट गया है, उस पर बात करेंगे। वॉकआउट की है भारत ने कुछ प्रस्तावों पर अनुपस्थित रहकर, तटस्थता दिखाई है। उसका कारण क्या है? जब प्रस्ताव की जो भाषा है वो भारत की नीति के अनुरूप नहीं होती, तब भारत बदलता है। उसमें वो उसके प्रावधान शामिल है। वो कहता है भारत को तब आपत्ति होती है जैसे आतंकवाद की निंदा नहीं होती, या उसमें दंडात्मक उपाय, यानी उस देश के खिलाफ, खासतौर से इसराइल के खिलाफ आप एक पूरा फोर्स की तरह जब बात करते हैं तो उसमें शामिल नहीं होता। दिसंबर 2024 तक का डेटा है, पिछले 5 वर्षों में यानी दिसंबर 2024 तक भारत ने 8 प्रस्तावों पर अनुपस्थिति दर्ज की थी। एक अब ये प्रस्ताव आपका है। तो लिहाजा ऐसा कोई चीज नहीं दिख रही है कि जो भारत ने जो है पहले की नीति से बदल रहा हो। दरअसल ये एक बड़ा मसला है भारत में। जो फिलिस्तीन के प्रति समर्थन की बात है, ये तब से शुरू हो गया था जब से बनना 1947-48 के बाद। शुरुआती हिस्से में भारत गुट निरपेक्ष देशों का नेता था, तो उसके पास एक मुखौटा भी था कि भारत पूरी दुनिया में गुट निरपेक्ष है और फिलिस्तीन की जो आज़ादी है, फिलिस्तीन का जो हिस्सा है, उसके लिए वो समर्थन कर रहा था। उस वक्त ये गौर नहीं किया जा रहा था कि भारत बिना किसी ना कोई शर्त है, ना कोई मांग है, ना कोई उस पर सोच है, बस वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन की आज़ादी है और जो अरब कंट्रीज़ हैं वो भी तमाम लोग उसके साथ में वोट कर रहे थे। भारत को अलग अलग तरीके से देखा गया कि शायद ये भारत के जो मिडिल ईस्ट में जो हित है उसके लिए भी ये कर रहा हो। जबकि इसराइल ने भारत को 1962 के वक्त भी मदद की पेशकश की थी। भारत ने 1950 में मान्यता दी थी, 1950-52 में इसराइल को मान्यता दी थी, लेकिन भारत ने उसके साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ये तब तक नहीं, 1992 में कांग्रेस सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने औपचारिक रूप से जो इसराइल के साथ रिश्ते शुरू किए, जबकि अनौपचारिक रूप से इसराइल भारत को न केवल ताकत देता रहा बल्कि उसने कई बार मदद की आगे से बढ़ के। लेकिन भारत सरकार को चूंकि उस समय तक तो 90 तक आपकी ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो भूमिका थी वो भी कहीं की कहीं जा चुकी थी। यानी वो जो 1987 का जो नाम सबमिट जो दिल्ली में हुआ था उसकी कहानी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन भारत ने इसराइल के साथ एक अपनी एक दुश्मनी के लेवल तक थी, वो अनौपचारिक थी, लेकिन भारत हर हाल में फिलिस्तीन को करता था। इसका क्या अर्थ होता था? क्योंकि भारत में उस वक्त के दौर में आपको याद होगा कि जामा मस्जिद से एक जुलूस निकलता था जिसको शाही इमाम जो है फिलिस्तीन के हक के लिए वो पूरा का पूरा जुलूस निकाला जाता था, जिसमें कहा जाता था कि फिलिस्तीन का हक और हिंदुस्तान का हक है। यानी उसमें कहीं ना कहीं एक उम्मा की वो जुड़ती थी कि मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, लिहाजा पूरी दुनिया के मुस्लिम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार किस लिए विरोध कर रही थी, भारत सरकार को क्या फायदा क्या नुकसान था, इस पर कभी डिबेट इस देश में नहीं हुई उस वक्त तक, जब तक कि ये सरकार एनडीए की और खासतौर से मोदी के नेतृत्व की सरकार नहीं आई। क्योंकि वाजपेयी की नीति भी उसी तरह दिखाई देती थी, प्रधानमंत्री वाजपेयी भी, जो कांग्रेस की नीति उस वक्त से चली आ रही थी। और उसमें जब बाद में ये समझ में आया लोगों को कि ये आखिर बिना उसके ये यहाँ के वोटर्स को, और ये अलग अलग उसका रूप ये रखा गया कि एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है जो मुस्लिम है और उसकी बहुत बड़ी जो उसके साथ सहयोग रखने की है, उनके साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है। लिहाजा भारत में शांति के लिए वो समर्थन हमेशा बिना शर्त रहना चाहिए। ये बात अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या वो आबादी इतनी ज़्यादा तुष्टीकरण के लिए की जा सकती है कि उस आबादी के वोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब इसराइल का विरोध करते हैं? इस बात पे इसलिए आता है क्योंकि अब आपकी बात ये मान ली जानी चाहिए कि हाँ ठीक है, मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग हैं जहाँ से वो रेवेन्यू भी वो भी आता है, रिमिटेंस भी आता है। लेकिन चूंकि इस्लामिक संगठनों का क्या रुख रहा, इसके साथ भारत का ये जो प्रस्ताव है ये जेल करता है या नहीं? आप ये जान के हैरान होंगे कि ओआईसी में 57 देश हैं और भारत के खिलाफ ओआईसी ने जाने कितने प्रस्ताव पास किए हैं, जाने कितने। यानी हर उसकी संख्या भी अगर आप निकालना चाहें तो जब तक कि बहुत गहन रिसर्च ना कर ले तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हर अधिवेशन में उन्होंने न केवल प्रस्तावना में एक सामूहिक जो प्रस्ताव होता था आखिर में उसमें शामिल किया जाता था, और बीच में जो एजेंडे बनते थे उसमें भी कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया जाता था।
और पाकिस्तान के हक में। अभी भी जब भारत कश्मीर का मसला हुआ, जब भारत ने 370 वहाँ से हटाई, उस वक्त से आज तक ओआईसी भारत के खिलाफ कई बार कह चुका कि कश्मीर एक ऐसा मसला है, विवादित मसला है, तमाम चीज़ें, यानी पाकिस्तान उससे जो हासिल कराना चाहता है वो उसमें हासिल करता है। अब इसमें फ़िलिस्तीन था कि नहीं, ये बहुत सारा सवाल आया, क्योंकि फ़िलिस्तीन उस ओआईसी में शामिल है, और जब भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होते हैं तो फ़िलिस्तीन उसमें कोई अब्स्टेन नहीं होता है, उसमें होता नहीं, क्योंकि उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होता है, लेकिन कोई इस तरह की प्रतिक्रिया आपको वहाँ नहीं दिखाई देती। तो ये जो वहाँ बिना किसी उसके, जबकि पूरी दुनिया में एक इंटेलिजेंस गैदरिंग में और उन तमाम इक्विपमेंट्स में, और यहाँ तक कि युद्ध के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें पूरी दुनिया में इसराइल एक अलग टेक्नोलॉजी के साथ आगे है। दुनिया में बहुत सारे जो नए जो हथियार हैं उनकी टेक्नोलॉजी ईरान उससे इसराइल से चलती है, लेकिन भारत ने जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की सत्ता पर नहीं बैठते हैं तब तक उनके साथ उस तरह का रिश्ता नहीं हुआ। 2017 में वहाँ से पहली बार इसराइल से वहाँ के प्रधानमंत्री आते हैं, फिर 2018 में यहाँ से हिंदुस्तान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, और वो किसी बैलेंसिंग करने नहीं जाते, यानी वो वहाँ से फ़िलिस्तीन नहीं जाते हैं, वो सीधे इज़राइल जाते हैं और उसके बाद अगली बार फ़िलिस्तीन जाते हैं। तो वो ये नहीं था कि भारत ये कोई बदलाव कर रहा हो। लेकिन प्रियंका गांधी का ये सवाल, क्या उन्होंने हमास के हमले की निंदा की थी क्या? क्योंकि जब आप इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जो सबसे बड़ा इस युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण बना था वो था हमास का हमला, वो बर्बर हमला। लेकिन प्रियंका गांधी का कोई इस तरह का मुझे नहीं दिखाई दिया, हो सकता है उन्होंने कहा हो, लेकिन रिकॉर्ड में अभी नहीं दिख रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त इस तरह की कोई निंदा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है जो उन्होंने हमास के हमलों की हो। तो गाजा के हमलों की इस तरह से क्यों है, ये भी सवाल हो सकता है, क्योंकि ये बात लगातार आई है कि जब से मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस उन पर डिपेंड है, तब से ये तमाम चीजें रिकॉर्ड्स में आती हैं कि कोई डिबेट ही नहीं होना, भारत को आखिर मिल क्या रहा है, भारत नुकसान क्या कर रहा है, क्योंकि नैतिकता और उन तमाम जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उन सबका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ अर्थ नहीं रह जाता। मैं अगर उसको कहूं तो ये जो है कोई इसका मतलब नहीं है इस पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और भारत की तो अगर हम लोग नैतिकता की बात करते हैं तो भारत ने अपने आप को बहुत बार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक ऐसी जगह पर खड़ा पाया जहां वो नैतिकता के चक्कर में नुकसान झेल के आया, यानी वोट के लिए इस देश में वोट मिल सके इसके लिए देश को बाहर चोट मंजूर हो गई थी। ये एक पॉलिसी अगर दिखते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत सेलेक्टिव बयान दे रही हैं। प्रियंका गांधी इसराइल के हमले को जोड़ रही हैं कि उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, मिलिट्री लीडरशिप को वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जोड़ रही हैं, और उनको ये मालूम है कि ईरान का परमाणु बम सिर्फ इसराइल के लिए खतरा नहीं है, वो दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ खतरा है। 1979 की क्रांति जो है, जो वहां हुई, जिसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसको ईरान ने तमाम देशों में निर्यात किया था। ईरानी जो पूरी दुनिया में आतंकवाद का जो मौजूदा रूप देख रहे हैं वो 79 का हिस्सा है, क्योंकि इतना दबाव बढ़ा, ईरान पूरी दुनिया में अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का जो मसीहा और जो उनका नेतृत्व संभालने की कोशिश में था। तो जो सऊदी राज परिवार है वो डर गया, क्योंकि उनके यहाँ भी इस तरह के तुरंत इस तरह की आतंकी गतिविधियां होने लगी। बल्कि सीज टू मक्का, यानी मक्का पर जो कब्जा हुआ जिसमें 400 आतंकियों ने मक्का में कब्जा कर लिया था काबा शरीफ पे, उसमें बहुत बड़ी हिंसा हुई थी और काफ़ी लोग मारे गए थे। तो वो सब के बाद वो इसलिए हुई थी क्योंकि सऊदी अरब के राज परिवार के खिलाफ वहाँ एक जो है ओटैबी जोहाइमन था जिसने ये कब्जा किया था। वो ये चाहते थे कि भाई ये जो है अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा है, वेस्ट हमारे यहाँ पहुँच रहा है, लिहाजा ये जो है यहाँ से इस राज परिवार को हटाया जाना चाहिए। और मेहदी का एक अवतार की एक वहाँ भी परिकल्पना है, वो भले ही हिंदू परिकल्पनाओं का मजाक बनाए, लेकिन वहाँ खुद एक ये है कि जो लास्ट वो होगा, वो जो मेहदी आएगा और मेहदी के आने बाद ये दुनिया का एक अलग रूप होगा। तो उस पर खैर कभी और चर्चा होगी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उसमें ये कहा जाता है कि जो बाहर के सुरक्षाकर्मी जो आए थे उनको बाकायदा इस्लाम स्वीकार करा गया था, ताकि वो अगर उस एयर स्पेस से भी उड़े
तो इस्लामिक होने चाहिए। ये वहाँ की एक परंपरा है। ये किताब भी एक है, सीज टू मक्का, अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ईरान का जो परमाणु बम है, माफ़ कीजिएगा, मैं वहाँ से आगे बढ़ा, तो सऊदी अरब को बदले में सऊदी राज परिवार ने इस्लाम की उसके लिए कि ये दिखाने के लिए कि इस्लाम के साथ उसकी जो निष्ठा है वो असंदिग्ध है, उन्होंने वहाबी मूवमेंट को मदद की। ये जितने आतंकी संगठन आपको कश्मीर में और तमाम जगह पर दिखाई दिए, ये वहाबी मूवमेंट की देन है। यानी वो जो जो अपने आप को और कट्टर पुराने इस्लामिक मान्यताओं पर लौटना है, लिहाजा पूरी दुनिया में इस्लाम के आतंकवाद की जो तारीख शुरू होती है एक बड़े लेवल पे, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ईरान की तरफ से है। अब ऐसे में ईरान के पास अगर एटॉमिक बम आता है तो वो उनके नारों से बता चुके, मैं आपके साथ पहले भी बता चुका, उन्होंने अपने नारों में साफ तौर पर कहा है, वहाँ की जनता अभी भी सड़क पर उतर आई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो जो है इस्राइल को दुनिया के नक्शे पर नहीं देखना चाहते। तो वो एटम बम उसके लिए एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हमास का हमला उसके लोगों के लिए 1200 से 1400 लोगों का कत्ल हुआ है, जिस निर्ममता से कत्ल हुआ उस पर कोई बयान नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले चुनाव में फायदा हो सके ये बयान उसकी तरफ दिखता है। और ये लगातार है, मैं आपको ओआईसी के उदाहरण से समझा चुका हूं कि भारत को एक तरफा फैसला करने में कोई वो नहीं हुआ। देखिए, आप नैतिकता और उनके मानवता के तकाजे तब तक चलते हैं जब तक आपके देश को नुकसान ना हो रहा हो। पूरी दुनिया में यही एक नीति है कि हमें अपने लोग बचाने हैं। आप पहले अपने घर के बारे में सोचते हैं। ये पहला देश है जो इस तरह के फैसले ले रहा है। स्वीडन या उस तरह के देश, छोटे मोटे देशों से नहीं मतलब है, उन देशों से मतलब है जो पूरी दुनिया में जिनका एक फैसला उनकी करोड़ों की जनता के वजूद का खतरा बन सकता है। आपने देखा कि इतने सब के बावजूद यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपने बहुत शांति हो, क्योंकि कई बार तो यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें काफ़ी तनाव उत्पन्न हुआ जो गाज़ा को लेकर हुआ, कई बार हुआ। तो वो मुझे लगता है कि इसको देखें तो कांग्रेस की नेतृत्व वाली जो सरकारें थी वो लगातार फिलिस्तीन का मुखर समर्थन करती रही। भारत ने 1974 में पीएलओ को ये मान लिया था कि वो एकमात्र फिलिस्तीन के लोगों का वो है, और उसके बाद 1988 में फिलिस्तीन को राज्य के तौर पर मानवता देने वाले मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से एक था। तो भारत ने लगातार वो उस समय तक किया, और कांग्रेस की सरकारों ने इसका एक उदाहरण भी दिया कि साहब हमने गुट उपनिवेशवादी विरोधी और उसके साथ रखा। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार भी फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जारी रखती रही। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन जारी रखा। उन्होंने इजरायली कब्जे को वो ठहराया कि ये बहुत गलत है। उनका एक बयान था सीधे तौर पर कि ये हमें आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं। जो नियम हम पर लागू हैं वो औरों पर भी हो। जो फिलिस्तीन है और जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्तावना होनी चाहिए। ये उनकी सरकार में बना रहा। हालांकि ये बयान उन्होंने 1970 में दिया था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजराइल के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक तरीके पे वो लेके चले गए। उन्होंने ये कहा कि फिलिस्तीन के प्रति हमारा भारत का पारंपरिक समर्थन पूरी तरह नहीं त्यागा गया, लेकिन हम हाइपर नेशन यानी दोनों देशों के साथ अलग अलग, आपके साथ हमारा अलग रिश्ता है, इनके साथ हमारा अलग रिश्ता है। आप दोनों के अपने साथ जो रिश्ते हैं वो अलग रिश्ते हैं, वो हम पे इम्पैक्ट नहीं डालते हैं। और यही वो वजह है कि जिससे भारत के बहुत सारे लोगों को बेचैनी शुरू हुई। जिन लोगों ने ये अंतहीन मान लिया था कि भारत, चाहे फिलिस्तीन भारत को कुछ मिल रहा कि नहीं मिल रहा, चाहे ओआईसी भारत का कुछ भी करे, लेकिन हम तो जो है ये करेंगे। गाजा की तरफ इतना ज़्यादा रोने के लिए और इतना ज़्यादा दुखी जो प्रियंका गांधी है, वो शायद सऊदी अरब को भूल रही हैं। वो शायद जो अब्राहम जो पैक्ट किया जा रहा है उसको भूल रही हैं। वो ये भूल रही हैं कि जॉर्डन ने और सऊदी ने ईरान की तरफ से चलने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को अपने एरिया में गिराया है। तो वो सब ये चीज़ें भूल रही। तो ये बताता है कि सिर्फ मानवता का मतलब नहीं है या सिर्फ नैतिकता का तकाजा नहीं है, नहीं तो भारत से ज़्यादा उनका बॉर्डर है, उनके पास वो लोग हैं, उनको ज़्यादा मिलता, वो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो इशारा है ये बता रहा है कि चुनाव आ रहा है। चुनाव आ रहा है तो मुस्लिम वोटों के लिए वो सब है। और ये अचानक कैसे आया होगा ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज दिन भर अगर आप सोशल मीडिया पर गौर कर रहे होंगे, जब से इसराइल ने ईरान पर हमला किया, यहाँ भारत के कुछ खास ट्विटर हैंडल जो एक खास मतलब मुस्लिम्स उसको करते हैं रिप्रेजेंट, उन्होंने जॉर्डन को
यही यजीद की संतान कहाँ है, यजीद की औलादों को पहले मारना चाहिए। उनका ये कहना है कि जिस तरह से इन्होंने इजराइल का साथ दिया है, लिहाजा पहले इनको मारो, इजराइल को बाद में मारना। तो ये बहुत सारे ट्विटर हैंडल पर घूम रही है, ये खबर सुबह से शुरू हो गई और बहुत सारे इसके साथ जो युवा हैं, जो मुस्लिम से रुके हैं और कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों की तरफ से ये शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि इसके बाद से ही ये बात सहज समझ में आई कि शायद ये जो पहले बोलेगा, क्योंकि पैलेस्टाइन्स को लेकर आपने देखा संसद में भी एक बार ओवैसी बोले थे उस पर। उन्होंने, ये लोग वो हैं जो हमास के लिए एक शब्द कहने से उनको लगता है ज़बान जल जाएगी, इस तरह की स्थिति है। अगर हम ये देखें कि इजराइल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में पहली बार गए थे और फिलिस्तीन भी गए 2018 में, तो वो ये डी-हाइफेनेशन की जो थ्योरी है, ये सीधे तौर पर है कि इजराइल के साथ मजबूत संबंध रखो और फिलिस्तीन के साथ भी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। हालांकि शशि थरूर ने भी उस समय भारत सरकार की वो कही थी कि भाई भारत सरकार ने नैतिक विरासत त्याग दी है, लेकिन नैतिक विरासत मुझे लगता है शशि थरूर ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसी नैतिक विरासत है जो वहाँ बहुत बार 50 बार अमेरिका के उन संबंधों पे जो तानाशाहों को वो स्वागत करता है। सोनिया गांधी ने भी पहले ओआईसी और नाम में फिलिस्तीन की वकालत की थी। मोदी सरकार ने पहली बार इजराइल के पीएम को भारत बुलाया था 2017 में। तो मैं अगर ये देखता हूँ तो ये कोई बहुत चेंजेस नहीं है जिस पर कि प्रियंका गांधी इतना ज़्यादा गुस्सा कर जाएं कि वो सरकार को शर्मनाक मतलब अपने लिए मानने लगे और इस तरह का फैसला। तो मुझे लगता है कि ये वोट के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला था। इस पर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो उस पर होगा, लेकिन मैं अब ईरान और जो हमारी बातचीत थी उसको मैं वो कर देता हूं कि जो अपडेट है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। रक्षा मंत्री, मैंने बताया कि आपको उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम लोग जो है तेहरान को जला देंगे। दरअसल इजराइल ने जो शुक्रवार रात को दूसरी बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर फाइटर से अटैक किए थे, जिसमें 60 लोगों की मौत हुई थी। पहले 38 लोगों का ईरान ने यूएनओ में बताया था। उससे पहले ईरान में शुक्रवार सुबह हमले हुए थे, ये शुक्रवार रात के हुए, तो उसमें 78 लोग मारे गए थे। 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, 20 से ज़्यादा ईरानी कमांडर शामिल थे और ईरान ने जवाबी हमला करते हुए 150 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी, जिसमें से 6 राजधानी तेल अवीव में गिरी थी। अब आप ये बताइए इनमें कौन सा पॉलिटिकल लीडरशिप थी? जब वॉर होता है तो वॉर में इस तरह से होता है कि वो मिलिट्री कमांडर हैं और वो वैज्ञानिक हैं जो ईरान को हम हथियार बना के दे रहे थे। और मुझे लगता है दुनिया के हर देश को जिस तरह से उसने अटैक किया, उसके ये रक्षा मंत्री कटस ने उन्होंने कहा कि जो अगर हम लोग उसको देखते हैं अब जो होने जा रहा है, मुझे लगता है कि वो और ख़तरनाक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल अब और ज़्यादा, आज की रात जो हिंदुस्तानी रात है वो तो बहुत ही कहर की रात हो सकती है मुझे लगता है। नेतन्याहू ने उन्होंने बात की थी, तो अगर हम लोग बोलें तो अब नेतन्याहू का जो सबसे लेटेस्ट वो आया था, उन्होंने कहा था कि जल्द ही इजरायली एयरफोर्स ईरान की राजधानी के ऊपर उड़ान भरती नज़र आएगी। हम ईरानी सरकार के हर एक ठिकानों पर हमला करेंगे और ईरान आने वाले दिनों में वो महसूस जो करेगा वो आज के हालातों में कुछ भी नहीं है। इजराइल के हमले से, जिसमें राजनीति की बात कर रहा था, वो क्रोशिया के थे, उनकी और जो शांति जो इजराइल और अमेरिका और जो ईरान के बीच में जो होने वाली वार्ता थी वो ख़त्म हो गई है। उसको अलबुद सदी यानी ओमान में चूँकि होनी थी, उसलिए मुझे लगता है कि वो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से बताया। इजराइल ने ईरान के गैस फील्ड पर भी हमला किया है और मुझे लगता है कि ये लड़ाई अब लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है और अपने लीडर्स की मुझे लगता है कि हम लोगों को अब इसमें और अपडेट होगी। कल सुबह भी जब हम लोग आपसे बातचीत करेंगे तब भी इस पर कोई अपडेट के साथ बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब भारत के अंदर भी एक राजनीतिक जंग शुरू होगी। जिस तरह से हम देख रहे थे तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको इस्तेमाल करना चाहेगी कि वो किसी तरह से इसका जो इस पूरे विवाद को अपने लिए वोटों की एक मशीन बना पाए, क्योंकि इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो कोई बहुत कारण नहीं है कि कोई उन्होंने बदलाव किए हों। तो इस तरह का मुझे लगता है कि अब हम लोग इस अपनी बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, उसी से हमारी रीच बढ़ेगी और हमारी आपसे यही अपेक्षा है। नमस्कार।